सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 17 जनवरी। और आज हम सभी 17 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इसका जो 85वां सत्र है, ये अभी कहां पर आयोजित हुआ था? तो पटना के अंदर। बात के पहले मैंने आपको महिला हॉकी इंडिया लीग के बारे में बताया था। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो झारखंड के रांची के अंदर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मैंने आपको मुख्यालय बताया था, यह भी कहां पर स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना के अंदर, जो निजामाबाद है, यहीं पर। तमिलनाडु में दोस्तों जो मकर संक्रांति है, इसे किस नाम से मनाया जाता है? तो पोंगल के नाम से। स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है, इस पर अभी किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके बाद मैंने आपको जूरान मिलनोविच का नाम बताया था, यह भी किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो क्रोएशिया के। कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि भी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए जो लेक्सी मिशन है, इसको लॉन्च करने जा रही है? तो ये करेगी दोस्तों नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारतीय थल सेना दिवस बताया था मैंने आपको, हर साल ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रशांत कुमार जो सिंह है, ये भी मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने थे। और इसके बाद मैंने आपको 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसने भी 2025 में अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया था? तो 150वें नंबर का। आई होप आप साथियों आपको 16 जनवरी के 10 के 10 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का दोस्तों आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। यह आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है, इसके भी एथलेटिक जो आयोग है, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्ति किया गया है? ये कर दिया दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले साथियों आप लोग इमेज में देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज को। ये आपके सामने इमेज में अंजू बॉबी जॉर्ज है, जिनका संबंध लॉन्ग जंप से है। और इनको भी भारतीय जो एथलेटिक महासंघ है, इसका नया अध्यक्ष बना दिया है। और इनको दोस्तों नियुक्त कब किया है? तो 8 जनवरी 2025 को। और इस 9 सदस्यीय कमीशन में बात करें तो 6 महिला दोस्तों शामिल है, और जिसमें हमारे जो भारत के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, ये भी इसमें शामिल है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में बात करें तो अंजू बॉबी जो जॉर्ज है, मैं आपको बता चुका हूं, इनका संबंध लॉन्ग जंप से है। और ये 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। और जबकि साथ जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है, जो कि 2005 में हुई थी, इसमें ये गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट भी थी। अब अंजू बॉबी जॉर्ज को दिए गए हम लोग पुरस्कार के बारे में और देख लेते। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इनको 2002 के अंदर दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये दिया गया था दोस्तों इनको 2003 के अंदर, जिसे भी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से। और पद्मश्री अवार्ड की बात करें, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 2004 के अंदर दिया गया था। अब इसी के साथ बात करते हैं हम लोग एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1943 के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इनके? तो यहाँ पर साथ इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसे पहले एमएचओ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो सीआईएसएफ है, इसके 2 नए रिजर्व बटालियन के गठन के बाद सीआईएसएफ में जो कुल बटालियन की संख्या है, यह भी कितनी हो गई है? तो अभी दोस्तों सीआईएसएफ में क्या है कि 2 नए बटालियनों का गठन किया गया है। और इसके बाद सीआईएसएफ में जो बटालियन की संख्या है, ये 13 से बढ़कर 15 हो गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और पहले सीआईएसएफ में जो कुल बटालियन की संख्या थी, ये 13 थी, जो कि अब कितनी हो गई है? तो 15। और प्रत्येक नए बटालियन में बात करें तो विभिन्न रैंकों के दोस्तों लगभग
1000 जो 25 कर्मी है ये शामिल होंगे। और इन बटालियन का जो नेतृत्व है ये कौन करने वाला है, तो एक वरिष्ठ कमांडर के स्तर अधिकारी। बात करते हैं अब हम लोग सीआईएसएफ के बारे में, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। अभी इसके साथ 2024 के अंदर ही नए महानिदेशक बने थे जिनका नाम है राजविंद्र सिंह भट्टी। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और जबकि दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सुरक्षा और संरक्षण। अब आज का देखिए आप लोग तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और ये आप लोगों से पूछ रहा है अभी 3 युद्धपोतों का जो है ये लोकार्पण किया है। और ये 3 युद्धपोत कौन कौन से हैं, तो एक तो इसमें आईएनएस सूरत, दूसरा आईएनएस नीलगिरी, और तीसरा कौन सा है, तो आईएनएस बागसी। आपको ये बताना है इन तीनों युद्धपोतों का जो लोकार्पण है यह भी कहां पर किया है। तो इनका दोस्तों जो लोकार्पण है यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 जनवरी को महाराष्ट्र के मुंबई में किया है। अब एक बार दोस्तों हम लोग ये और समझ लेते हैं इन तीनों युद्धपोतों का जो निर्माण है ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएनएस नीलगिरी के बारे में। तो आईएनएस साथियों जो नीलगिरी है ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तहत एक प्रमुख जहाज है जिसका निर्माण हुआ था। दूसरा जो आईएनएस सूरत है इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित ये 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाजों में से अंतिम था। और आईएनएस बागसीर की बात करें तो भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 75 है इसके तहत निर्मित कलवेरी श्रेणी की ये छठी और अंतिम पनडुब्बी है जिसको भी शामिल कर लिया है। वैसे तो साथियों प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है कि 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था जिसमें से 5 पहले ही शामिल की जा चुकी है। 5 कौन कौन सी है, तो कलवेरी श्रेणी की सबसे ज्यादा पहली पनडुब्बी थी ये आईएनएस कलवेरी ही थी। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी आईएनएस खंडेरी। तीसरी कौन सी थी, तो करंज। चौथी थी वेला। 5वीं थी वागीर। और 6वीं कौन सी है, तो बागसीर, जिसको भी अभी शामिल कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में जो वाणिज्य दूतावास है यह स्थापित किया जाएगा। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर ए जयशंकर साहब ये साथियों स्पेन की यात्रा पर थे। और यहीं पर डॉक्टर विदेश मंत्री ए जयशंकर ने घोषणा की है कि जो स्पेन है ये भी कर्नाटक का जो बेंगलुरु है यहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं हम लोग स्पेन के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए, जितना भी साथ आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर में, ये आपका स्पेन है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। स्पेन की बात करें तो राजधानी यहाँ की मैड्रिड मुद्रा के चलती है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है आगे, तो पेड्रो सांचेज। जबकि साथ ही स्पेन क्या है कि नाटो का भी सदस्य है। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपको जो 5वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। ये बना दिया दोस्तों जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल केंद्र सरकार ने क्या है कि भाई जस्टिस जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय है इनको दिल्ली हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने क्या है कि जस्टिस जो आलोक आराधे हैं इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी अधिसूचना जारी कर दी है। अब एक बार दोस्तों आपको अन्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि याद करिए मैंने आपको मध्य प्रदेश के अभी बताए थे रिसेंटली कि सुरेश कुमार जो किए थे अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी के बारे में बताया था मैंने आपको, ये मेघालय के बने थे। नितिन मधुकर जामदार की बात करें तो ये भी केरल के बने थे। और जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है यहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो तासीर अवस्थन। और इसमें साथ ही एक नाम आप लोग और देखिए जिनका नाम रखा जस्टिस संजीव खन्ना साहब। ये भी बाद के 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया था, डीवाई चंद्रचूड़ का। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। आज का 6वां क्वेश्चन भी आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके जो अध्यक्ष है ये अभी किसे नियुक्त किया गया है। ये बना दिया अभी अजीत कुमार मोहंती को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका अभी पुनर्गठन किया है
और जो अजित कुमार मोहंती है इनको अभी अध्यक्ष बना दिया है। हालांकि साथ ही जो अजित कुमार मोहंती है ये डिपार्टमेंट ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी है इसके सेक्रेटरी भी हैं। और अब पुनर्गठन के बाद बात करें तो जो टीवी सोमनाथन है इनको इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। और मनोज गोविल की बात करें तो ये बने एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में। तो ये साथी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो होमी जे बाबा, जो कि 1948 से लेकर 66 तक थे। अब एक बात दोस्तों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखें, जैसे कि बी नारायण, जी सतीश रेड्डी साहब और चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। ये नाम भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसे कि दोस्तों जो बी नारायण है यह भी रिसेंटली इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। जी सतीश रेड्डी की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन है। और चल्ला श्रीनिवास शेट्टी की बात करें तो ये अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके नए चेयरमैन बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा। और ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी पूर्वी भारत की पहली जो खगोलीय वेधशाला है यह भी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो वैसे तो साथ ये पूर्वी भारत की पहली है, लेकिन ओवरऑल ये 6वीं खगोलीय वेधशाला है। और इसको जो स्थापित है ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पश्चिम बंगाल में भी साथियों कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो पुरुलिया जिला है यहाँ पर गढ़पंचकोट क्षेत्र के जो पंचित पहाड़ी है यहीं पर। अच्छा, वेधशाला को नाम क्या दिया है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर दिया है, सत्येंद्रनाथ बोस के। और इस वेधशाला को बनाने की जो परियोजना है 2012 में शुरू हुई थी। जबकि इसको कितने एकड़ भूमि में बनाया गया? तो 4.9 एकड़ भूमि में। ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल 6वीं। बाकी के 5 और कहाँ कहाँ है? तो एक लद्दाख के अंदर है, दूसरी उत्तराखंड में नैनीताल में, तीसरी राजस्थान के माउंट आबू में है, चौथी कहाँ पर? तो गुरवानी हिल्स पुणे के अंदर, और 5वीं तमिलनाडु के कबलूर के अंदर है। और यह अभी 6वीं है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर कर दी गई है स्थापित, लेकिन पूर्वी भारत की पहली भी है। तो क्वेश्चन साथ ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि ममता बनर्जी, और राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत की किस कंपनी ने जो भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली है यह भी विकसित की है? तो ये दोस्तों भार्गवस्त्र जो हथियार प्रणाली है यह भी विकसित की है ईईएल ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं ईईएल के बारे में। तो ईईएल का फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। और ये नागपुर में स्थित जो सोलर ग्रुप है इसी की सहायक कंपनी है, और इसी के द्वारा इसको विकसित किया है। स्वदेशी रूप से विकसित जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवस्त्र, इसका सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया है। और जो कि सबसे सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है ये ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित की गई है। बात करते हैं अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो अभी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन रिसेंटली पढ़ाए डीआरडीओ से, याद करिए। मैंने आपको बताया था जो डीआरडीओ है इसने भी नागमार्ग 2 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज से। और अभी डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए एक अद्भुत हिम कवच को तैयार किया है जो कि सभी -60 डिग्री में भी ठंड में बचा सकती है। अब देखिए आज का आप लोग 9वां प्रश्न। आज को 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2025 में भारत का जो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह है इसमें जो मुख्य अतिथि हैं ये कौन होने वाले हैं? ये होने वाले दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, यह भी 25 और 26 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे, जो कि राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली भारत यात्रा भी होगी। और 26 जनवरी 2025 को ये भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह है इसमें मुख्य अतिथि भी होंगे। अब एक बात दोस्तों को पिछले वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि रहे उनके बारे में बता देता हूँ। तो इससे पहले 2024 में कौन रहे थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। उससे पहले 2030 में मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये रहे थे। और इसमें साथ एक नोट पॉइंट याद करके रखिएगा कि 2021 और 2022 से ये कोविड-19 महामारी के कारण इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं रहा था। उससे पहले 2020 के अंदर जो है ये ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो ये मुख्य अतिथि थे।
अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये आज का आपका 10वां क्वेश्चन है। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए जो लोग हैं इनको मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ये की है अभी साथियों उड़ीसा सरकार ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल उड़ीसा सरकार ने कहा है कि 1975 से 77 तक जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसी के दौरान जेल गए जो लोग हैं इनके लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन घोषणा की है। और इससे पहले की बात करें तो देश के 3 राज्यों ने, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ है, इन्होंने आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों के लिए पेंशन की योजना शुरू की थी। मीसा का फुल फॉर्म क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक क्या है कि 21 महीने के लिए बाद में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आपातकाल के दौरान जो साथियों राष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और जबकि प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है ये क्या रहने वाली है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।